नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, पिछला वाला लेक्चर, हमारा जो पिछला वाला वीडियो था, जो हम लोग करंट अफेयर्स में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो हमारे महान व्यक्तित्व जो भी हैं रहे हैं इतिहास में, उनके बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें वीडियो स्टक हो गया था किसी मतलब टेक्नोलॉजी ग्लिच के कारण, बोल सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजी समस्या हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी का यही सबसे बड़ा मेन इशू हो गया है कि मतलब चलते चलते वो बीच में बंद हो जाता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने क्या किया था, हमने जो इतिहास, जो हमारा प्राचीन भारत का जो जितने भी थे, चाहे वो हमने सुश्रुत के बारे में देखा था, महर्षि सुश्रुत, और हमने किसके देखा था, तिरुवल्लुवर के बारे में देखा, तिरुवल्लुवर के बारे में देखा था। और क्या क्या उनका मतलब जो उन्होंने कौन कौन से रचयिता, कौन कौन से किताब उन्होंने लिखा था, क्या क्या उन्होंने समाज के लिए काम किया था, वो सारी जानकारी हमने देखा था। फिर हम किस पर आ गए थे, मध्यकालीन भारत के, मध्यकालीन जो भारत का जो इतिहास था, उससे जो बोल सकते हैं आपको रिलेटेड है, उससे संबंधित है। उसमें हम लोग ने शुरू किया था संत ज्ञानेश्वर के बारे में। तो संत ज्ञानेश्वर में क्या हुआ था, वीडियो आपका स्टक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं उसको जल्दी से, क्योंकि ये क्या है कि बहुत छोटा स्लाइड है, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा आपको जानकारी भी इसमें नहीं है। जितना जानकारी उतना ही जानकारी आपको क्या करना है, याद रखना। तो संत ज्ञानेश्वर की बात करें, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज की वार्षिक तीर्थ यात्रा का समापन आषाढ़ी एकादशी का शुभ दिन हुआ। वह हर साल वरकारी संप्रदाय के अनुयायी देहू और आलंदी से पालकी यात्रा शुरू करते थे तथा आषाढ़ी एकादशी पर यह यात्रा पंढरपुर में समाप्त होती थी। तो आपके लिए जो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी, वो ये चीज याद नहीं रखना, याद रखना संत ज्ञानेश्वर के बारे में। तो ये कहाँ से, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म महाराष्ट्र में आलंदी जो कि एक जगह है, वहां हुआ था। वो 13वीं सदी के मराठी संत, कवि और दार्शनिक थे। मराठी संत थे, कवि थे और दार्शनिक, फिलोसफर भी थे, पोएट भी थे। वे भक्ति आंदोलन, खासकर महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित संतों में से एक थे। उनका योगदान क्या था, उन्होंने भगवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी। तो मतलब जो ज्ञानेश्वरी नामक जो टीका, एक मराठी भाषा में, बहुत सारे बोल सकते हैं लेखक ने, बहुत सारे जो कवियों ने इस तरह का किताब लिखा है, लेकिन उसमें से एक संत ज्ञानेश्वर थे, जो मध्यकालीन भारत में इन्होंने वह मतलब बोल सकते हैं आपको कौन सी शताब्दी में अगर बात करें वहां पर, तो 13वीं शताब्दी में इस तरह का उन्होंने किताब लिखा था भगवत गीता पर, एक मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक टीका, एक कमेंट्री लिखा था। और अमृता अनुभव की भी रचना की थी। किसका, अमृता अनुभव की भी रचना इन्होंने की थी। साथ ही अभंग नामक अनेक भक्ति काव्यों की रचना भी इसने इन्होंने की थी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला हमारा है श्रीमद शंकर देव के बारे में। तो असम सरकार ने श्रीमद शंकर देव पीठ की स्थापना के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि आपका जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसको यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ये 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए असम ने। श्रीमद शंकर देव कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उनका जन्म असम के नगांव जिले में स्थित आली पुखड़ी में हुआ था। वे एक संत, विद्वान, बहुश्रुत, बहुअज्ञ, पॉलीमैथ और सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे। प्रमुख उनका जो योगदान था हमारे समाज में, हमारे समाज के लिए, हमारे मतलब बोल सकते धर्म को सुधारने में, उन्होंने वैष्णववाद के एक रूप, एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किया था। इसमें भगवान कृष्ण को परम शाश्वत और एक माना जाता था। उनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एकेश्वरवादी थी, मतलब एक ईश्वर को यह पूजा करते थे, जिसमें ये कृष्ण, श्री कृष्ण को मानते थे, श्री कृष्ण भगवान को मानते थे। उन्होंने सत्र नामक विशिष्ट वैष्णव मठों की भी स्थापना की थी। वे निम्नलिखित के सृजन के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे संगीत की नवीन शैली, जिसको बोर्गीत बोला जाता है, नाट्य प्रदर्शन, अंकिया नाट्य व भावना बोला जाता है, शास्त्रीय नृत्य जिसको सत्रिया बोला जाता है, साहित्यिक भाषा जिसे ब्रजा वली बोला जाता तथा साहित्यिक कृतियां जैसे भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तिमन, कीर्तन घोष, ये सब सारा जो मतलब बोल सकते हैं जो लिखा गया था, जो इनका एक तरह से योगदान था। तो ये सारी जानकारी आपको क्या करनी है, यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला देखिए हम रानी दुर्गावती के बारे में। तो ये भी आपको मध्यकालीन भारत से है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने मतलब क्या किया था, रानी दुर्गावती का योगदान देखे तो गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती को उनके 500वां जयंती, मतलब जो बोल सकते हैं 500, जो आपका जो मतलब बर्थ एनिवर्सरी है, 500th बर्थ एनिवर्सरी, जो 500वीं जयंती है, 5 अक्टूबर पर यह याद किया जाता है। तो याद रखना आपको, 2 अक्टूबर को हम लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तरह 5 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, रानी दुर्गावती का दिवस मनाते हैं। अगला हम देखें तो रानी दुर्गावती की अगर बात करें तो 1524 है ये 1564 के बारे में। तो उनका जन्म बांदा जिले, उत्तर प्रदेश के कालिंजर में हुआ था, जो कि आप जानते हैं कालिंजर में वे महोवा के चंदेल राजवंश की वंशज और मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थी। उस समय अकबर भी आपको राज्य करता था। प्रमुख उनका जो योगदान था, अपने पति की मृत्यु के बाद गोंड साम्राज्य की सत्ता संभाली। आप जानते हैं गोंड जो समुदाय है वो आपको एमपी यूपी में रहते हैं।
फारसी भाषा में रचित, जो फारसी पर्शियन लैंग्वेज भाषा में रचित तारीख ए फरिश्ता के अनुसार रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर का सामना किया था। रानी विद्या की संरक्षक थी और आचार्य विठल नाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की पीठ स्थापित करने की अनुमति इन्होंने दी थी। रानी ने रानी ताल, चेरी ताल और अधर ताल जैसे जलाशयों का निर्माण भी कराया था। समकालीन मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान के खिलाफ अपनी मृत्यु तक संघर्ष किया और अपने राज्य की रक्षा की। मुगलों के साथ रानी के संघर्ष का उल्लेख अकबर के इतिहास, अब्दुल फजल और अन्य फारसी लेखकों ने किया है। तो अबुल फजल द्वारा जानते हैं कि अकबरी लिखा गया, एन अकबरी, तो उसमें इस तरह का जो बोल सकते हैं आपको रानी दुर्गावती के बारे में, जो एक महान शासक के रूप में इनको माना जाता है, जो एक मतलब महिला थी फिर भी उन्होंने लड़ा था। ये सबसे पहले बोल सकते हैं रानी दुर्गावती अगर हम देखें तो मतलब भारतीय महिला थी जिन्होंने मतलब कि अपने राज्य के लिए संघर्ष किया था। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उसी तरह से रानी दुर्गावती थी मध्यकालीन भारत में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखें हम संत तुकाराम। तो संत तुकाराम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, पुणे हवाई अड्डे का नाम, हमने बोला था ना कभी कभी क्या होता है हवाई अड्डे का, एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया था, नामकरण किया था, और हमें वो इतिहास से नाम चुना जाता है। जितने ही महान हमारे जो बोल सकते हैं, चाहे वो शासक रहे हैं, चाहे महान समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया, तो उनके नाम से वो चीज़ आपको रखा जाता है। तो हवाई अड्डे, जैसे किसी रोड का नाम आप देखेंगे, जैसे अभी क्या हुआ दिल्ली में, आप जानते हैं कि जो सराय खाले खा का रोड था, हाँ सराय काले खाई रोड था आई थिंक, तो उस रोड का नाम जो अगर बोले तो वहाँ पर अभी जो मुंडा, जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आपको रखा गया। तो उस तरह का बहुत सारा जो बोल सकते हैं कि चीज़ों को आपको रखा जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डा का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दे दी उसको रखने का। संत तुकाराम के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, वे 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। वे शिवाजी महाराज के समकालीन थे, उस समय शिवाजी महाराज भी थे। उनका संघर्ष वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और नामदेव के साथ था। यह संप्रदाय मध्यकाल में महाराष्ट्र में फला फूला था। जो प्रमुख योगदान था इनका, तुकाराम ने अभंग भक्ति कविताओं की रचना की थी। उन्होंने कीर्तन नामक आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा का प्रचलन किया था। अभंग भगवान पांडुरंग या विठल के स्तुति गीत, भगवत पांडुरंग या विठल वारकरी पंथ के मुख्य देवता और विष्णु के अवतार है। प्रसिद्ध कृतियां देखें तो मराठी भाषा में तुकाराम गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। इस कृति में लगभग 450 अभंग शामिल है। उनकी कृतियां ने भक्ति आंदोलन में योगदान दिया था। उन्होंने समानता, ईश्वर के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधार पर भी बल दिया था। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर याद रखना, जो कि संत तुकाराम के द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा किया गया था। अगला देखिए हम, अगला जो हमारे यहाँ पर महान व्यक्ति हैं, इनका क्या नाम है यहाँ पर, लचित बोरफुकन। तो इनके नाम से अगर देखेंगे लचित बोरफुकन, इनके नाम से अभी एक स्टैचू, एक मूर्ति भी बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, ने असम के अहोम साम्राज्य, ये अहोम साम्राज्य से आपको रिलेटेड है, संबंधित है, साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन इनके नाम से सवाल ही पूछा गया था दोस्तों, ये आई थिंक यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछा गया था बोरफुकन के नाम से। तो कि 125 फुट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। लचित बोरफुकन के बारे में देखें तो 1622 से 1672 तक उनका पूरा जीवन काल, जो पूरा कार्यकाल था, के बारे में अगर देखें तो उनके पिता अहोम साम्राज्य के प्रथम बड़ुआ सैन्य और न्यायिक प्रमुख थे। उन्होंने अहोम सेना के बोरफुकन सेनापति के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां की सेनाओं के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई भी की थी। वे पाइक प्रथा के संस्थापक थे। पाइक प्रथा अहोम साम्राज्य में जबरन श्रम यानी बेगार की एक प्रथा थी। कबीला देखे तो अहोम समुदाय में कई कबीले कुल थे। लचित बोरफुकन लुक, क्या नाम है, लुखू राखून कबीले से थे। ये पूछा जा सकता है लचित बोरफुकन किस कबीले से थे, तो कौन से कबीले से थे, लुखू राखून कबीले से थे। सेनापति के रूप में भूमिका देखे तो यहाँ पर तो राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने लचित बोरफुकन को सेनापति नियुक्त किया था। सेनापति के रूप में लचित बोरफुकन ने सराय घाट के युद्ध में अहोम सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो ये चीज आपको ध्यान है, जो सराय घाट का जो युद्ध हुआ था दोस्तों अहोम सेना के नेतृत्व में, जिसमें क्या किया था, यहाँ पर युद्ध में विजय प्राप्त किया गया था, जिसमें मुगल शासन को यहाँ पर बाहर धकेल दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। इनका मूर्ति आपको असम में बनाया गया है, जो कि एक महान सेनापति थे। अगला देखिए हमारा आधुनिक भारत। हमने प्राचीन भारत देख लिया, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी हमारे महान व्यक्ति थे, महान जो बोल सकते हैं कि एक व्यक्तित्व था महान। और हम अब देखेंगे मॉडर्न इंडिया, जो हमारा की आधुनिक भारत है। तो अगर आधुनिक भारत की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर जो आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें बहुत सारे नाम है यहाँ पर, बहुत सारे, और क्योंकि ये बहुत बोलते हैं सुर्खियों में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं किसी कारणवश,
तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। किससे रिवीजन हो जाएगा, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत पढ़ते हैं उसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे हैं कौन है, संकतन थम्पुरन। आपको ध्यान रखना, संकतन थम्पुरन। तो ये केरला के थे, मेनली केरला से ये मतलब बिलोंग करते थे। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में केरल में कोचिन राजवंश के महानतम शासक क्या नाम है, सकतन थम्पुरन की प्रतिमा गिर गई। इनका प्रतिमा वहां बना हुआ था जो गिर गई, तो इसलिए ये न्यूज में है, आपको सुर्खियों में। क्या नाम है इसका, सकथन थम्पुरन, जो 1751 से 1805 है। इसके बारे में अगर देखें या इनके बारे में, तो राजा राम वर्मा कुंज पिल्लई या राम वर्मा जो 9 है यहाँ पर 9th को संकतन थम्पुरन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1790 से 1805 तक कोचिन रियासत पर शासन किया था। संकतन थम्पुरन ने कोचिन की राजधानी क्या नाम है, त्रिपुनिथुरा से आधुनिक त्रिशूर स्थानांतरित की थी। उन्होंने केरल के सबसे बड़ी मंदिर उत्सवों में से एक त्रिशूरपुरम की शुरुआत की थी। यह उत्सव भगवान शिव को समर्पित है। उन्होंने क्या किया था, योगिता रिपीट संस्था को समाप्त कर दिया था और मंदिर का प्रबंधन सरकार तत्कालीन ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखें हम लोग, रानी चेन्नम्मा। तो ये आधुनिक भारत से है दोस्तों, रानी चेन्नम्मा। तो अगर रानी चेन्नम्मा की बात करें यहाँ पर, तो 1824 में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की जो क्या है यहाँ पर 220 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले में हुआ था। बेलगांव आपको याद होगा, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला एक ही तो वो मतलब कि जो बोल सकते हैं आपको कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जो वहाँ पर अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष बने थे, तो वो बेलगांव में हुआ था। तो ये कर्नाटक में, ये भी चीज ध्यान रखना, कौन सा डेट में कौन सा वो साल था, 1924 था। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में अगर देखें यहाँ पर, तो उनका विवाह देसाई वंश के राजा किसके मलसर से हुआ था। इस प्रकार के कित्तूर अब कर्नाटक की रानी बन गई थी। उनके पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया था तथा उसने अपने उत्तराधिकारी यानी कित्तूर का राजा घोषित किया था। लेकिन हालांकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है दोस्तों, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या होता था कि आपका अगर अपना खून नहीं है, मतलब आपका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं, तब तक आप उत्तराधिकारी उसे नियुक्त नहीं कर सकते। कहीं भी एडॉप्शन लेके गोद लेकर आप नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम था, जो कि किसके द्वारा, डलहौजी द्वारा शुरू किया। उस समय का जो वाइसरॉय गवर्नर जनरल था उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया। इसके कारण रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कित्तूर विद्रोह की बात करें 1824 में जो हुआ था, इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही यह महिलाओं के नेतृत्व में सबसे शुरुआती उपनिवेश विद्रोही संघर्षों में एक से, मतलब बोल सकते हैं जो जो सबसे पहले जो ब्रिटिश के खिलाफ, सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा गया था, खासकर जिसमें महिला ने क्या किया था, पूरा जो बोल सकते हैं कि एक तरह से पूरा संभाला था, मतलब पूरा मतलब जो नेता, पूरा बोल सकते हैं एक लीडरशिप का जो रोल था वो किन के द्वारा किया गया था, एक महिला के द्वारा। तो ये महिला के नेतृत्व में जो सबसे शुरुआती मतलब कि ब्रिटिश और मतलब जो विरोधी, मतलब बोल सकते हैं ब्रिटिश विरोधी संघर्षों में से क्या था, एक था। फिर 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए थे, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया। 1829 में क्या है, बेलहोंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर, उनका बहादुरी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला हमारा है फकीर लालन शाह। जो अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों फकीर लालन शाह के बारे में, तो फकीर लालन शाह की जो है 250वीं जयंती के अवसर पर ढाका में एक इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह आयोजित किया गया। फकीर लालन शाह कौन थे, उनका जन्म आधुनिक बांग्लादेश के क्या था, झेनाइदा जिले में होरिसपुर में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। उनका योगदान क्या था, लालन अखाड़ा नामक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। इसके सभी धर्मों में लगभग 10,000 अनुयायी थे। उन्होंने बाउल संगीत का जनक माना जाता है उनको। 2018 में बाउल गीतों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध भी यहाँ पर किया गया था। किसमें, जो यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, जिसमें हमने अभी देखा कि यूनेस्को ने किसको यहाँ पर जोड़ा था, जो आप देख सकते हैं जो बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है उसको भी इसमें डाला गया है। तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर और क्या है नजरुल इस्लाम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को प्रभावित किया था। इससे वो इंस्पायर हुए थे। अगला देखिए हम यहाँ पर क्या नाम है, राघोजी भांगड़े। कौन है, राघोजी भांगड़े। तो अगर हम बात करें दोस्तों राघोजी भांगड़े के बारे में,
तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राघोजी भांगड़े को श्रद्धांजलि अर्पित की। राघोजी भांगड़े कौन थे? वे आदिवासी क्रांतिकारी सेनानी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में देवगांव में कोली समुदाय में हुआ था। उनके पिता रामजी राव भांगड़े में साहूकारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी विद्रोह किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कोली विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। रामजी राव भांगड़े के बाद सेलुलर जेल में फांसी दे दी गई थी। उनका मुख्य योगदान क्या था कि राघोजी भांगड़े ने शोषक, यहाँ पर देख सकते हैं, राघोजी भांगड़े ने शोषक, साहूकारों, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कोली समुदाय का नेतृत्व किया था। जो कोली उस समय का ट्राइबल ग्रुप था दोस्तों, उन्होंने 1847 में लेफ्टिनेंट गेल ने पंडुरपुर में पकड़ लिया था। बाद में उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला हम देखें यहाँ पर दोस्तों, तो स्लाइड आपको पूरा दिख रहा होगा प्रॉपर, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला जो हमारा है चेन्ना, हमने रानी चेन्नम्मा के बारे में यहाँ पर देख लिया, फिर हमने फकीर सालुन शाह के बारे में देख लिया, फिर हमने यहाँ पर राघोजी भांगड़े के बारे में देख लिया। अब हम किसके बारे में देंगे? ठाकुर रणमत सिंह के बारे में। ठाकुर रणमत सिंह, चलिए तो ठाकुर रणमत सिंह के बारे में देखें। तो जो हमारे ठाकुर रणमत सिंह थे, तो यहाँ देख सकते हैं हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह ठाकुर रणमत सिंह के योगदान को रेखांकित किया। रणमत सिंह के बारे में देखें तो उन्होंने रीवा मध्य प्रदेश के महाराजा की सेवा में सरदार का पद ग्रहण किया था। प्रमुख योगदान का था, उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में 1857 के विद्रोह में भड़काने का अहम भूमिका निभाई थी। जंगल से उन्होंने संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्य किया था। उन्होंने नागौद की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया था, वहां के रेजिडेंट को मार दिया था। भेलसायन के मैदान में अंग्रेजों और केसरी सिंह बुंदेला की संयुक्त सेना के साथ उनका युद्ध हुआ था, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया था। फिर अगर अगला देखिए, क्या नाम है? कंदुकुड़ी वीरसेलिंगम। तो वीरसेलिंगम की जयंती पर उन्हें याद किया गया था। कुंदुकुड़ी वीरसेलिंगम जो 1848 से 1919 में इनका पूरा जीवन कार्यकाल था यहाँ पर। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया कि इनका जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। ये एक समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी भी थे, नेशनलिस्ट थे। इन्होंने तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन को, तेलुगु का जो रिनेसां है इनको बोला जाता है, यहाँ पर जनक फादर माना जाता है। प्रमुख योगदान क्या था? इन्होंने हरिजनों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था, विधवा पुनर्विवाह और समर्थन किया था, तथा दौलेश्वरम के कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में ब्रह्मो मंदिर नाम से एक मंदिर, हितकारिणी विद्यालय की स्थापना की थी। इनके उपन्यास राजशेखर चरित्रामू को तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। इन्होंने विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। अगला हमारा है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली आपने सुना होगा दोस्तों। तो ये कादम्बिनी जो गांगुली थी, इन 18 जुलाई को देश भर में डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की जयंती मनाई गई थी। 18 जुलाई को डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली कौन थी? इनका जन्म 1861 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। तो ये बिहार से रिलेटेड दोस्तों आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है ये सारा बिहार में ही होने वाला है। जैसे बिहार SI हो गया, बिहार CGL हो गया, बिहार ADO हो गया BPSC का। तो ये आप इसको क्या करें, ज्यादा यहाँ पर फोकस करें, ज्यादा यहाँ पर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली के बारे में देखें, वे भारत में शिक्षित पहली महिला डॉक्टर थी। तो सबसे पहली महिला डॉक्टर बिहार की थी। आज हम देख रहे हैं बिहार में जो हमारा चिकित्सा है, जो हमारा शिक्षा है, वो कितना ज्यादा मतलब बोल सकते हैं पिछड़ा हुआ है। लेकिन देख सकते हैं जो सबसे पहली महिला, बिहार एक समय बहुत ही समृद्ध राज्य था, एक समय से बहुत बोल सकते हैं फला फूला पूरा बिहार राज्य था, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में पूरा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा जो धन, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बहुत बड़े विद्वान हो, समझ रहे हैं ना, चाहे वो मतलब किसी तरह के वैज्ञानिक हो, सब बिहार से निकलते थे। बिहार में देखें तो IAS ऑफिसर, IPS भी एक समय में बहुत निकलते, लेकिन आज तो बिहार बहुत ज़्यादा भी पिछड़ गया। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। आप सभी को इस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके बिहार का नाम रोशन कीजिएगा, तो मेहनत कीजिए। तो ये कादम्बिनी गांगुली कहाँ की सबसे पहली महिला डॉक्टर थी, जो कि बिहार की रहने वाली थी, वो भी भागलपुर जिला में। प्रमुख योगदान क्या था? ये ब्रह्म समाज की सदस्य थी। जो ब्रह्म समाज जानते हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन द्वारा खोला गया था। तो वे 1889 में 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधि मंडल में शामिल 6 प्रतिनिधियों में से एक थी। उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन 1906 में आयोजित करने में मदद की थी। उन्होंने कामिनी राय के साथ मिलकर बिहार और ओडिशा में महिला खनिकों की स्थितियों के बारे में जांच करने हेतु सरकारी समिति के लिए काम किया था। उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप 1891 में भारत का पहला एज ऑफ कंसेंट जो अधिनियम था, आप जानते हैं एज ऑफ कंसेंट में क्या हुआ था दोस्तों, कि महिला का जो बोल सकते हैं कि जो शादी होना था वो मतलब 12 साल से नीचे आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको क्या होगा कि आपको सजा दिया जाएगा। एक मतलब कानून के तहत उस नियम को दिया, क्योंकि जानते हैं कि बाल विवाह हमारे देश में उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो बाल विवाह के
के कारण ये क्या हुआ था कि उनके प्रयासों से ही 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसको अब बोला जाता है, ये अधिनियम पारित हुआ था। इसमें 12 साल और 18 साल का ये नियम रखा गया था लड़कों के लिए और लड़की के लिए। चलिए, श्री नारायण गुरु के बारे में अगर देखें, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना भी बोलते हैं इनको। तो ये केरल के अगर बात करें, एसएनडीपी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखें, केरल के महान समाज सुधारक थे श्री नारायण गुरु को उनकी उनकी 170वीं जयंती पर देश भर में याद किया गया। श्री नारायण गुरु की बात करें तो उनका जन्म केरल में एझवा, केरल में एझवा समुदाय, जो कि एक क्या था, ये निम्न जाति का समुदाय इनको माना जाता था, इस जो एझवा समुदाय को। और वो एझवा समुदाय का काम क्या होता था, वो जो ताड़ी बनाने का जो काम आप जानते हैं, जिसको टोडिंग बोला जाता है, वो काम इनके द्वारा, ये मतलब इन समुदाय के द्वारा किया था। इनको एक छुआछूत की तरह देखा जाता था, मतलब एक अस्पृश्य बोल सकते हैं कि जाति की तरह जाना जाता था। तो दार्शनिक और सांस्कृतिक इनका जो योगदान क्या था, इन्होंने अद्वैतवादी दर्शन, अद्वैत वेदांत को अपनाया था। 1888 में उन्होंने अरवीरपुरम में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की थी। इसके माध्यम से उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति करना किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं है, एक जाति का क्या वो प्रिविलेज नहीं है, वो सभी जातियों को भगवान मनुष्य ने दिया है कि सभी जाति भगवान का क्या स्मरण कर सकते, भगवान की पूजा कर सकते। सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के सिद्धांत पर बल देते हुए उन्होंने सामाजिक समानता को समर्थन किया था। यह जाति व्यवस्था में उनके विश्वास अविश्वास को दर्शाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, श्री नारायण गुरु। तो ये एसएनडीपी मूवमेंट भी इनको बोला जाता है, जो कि केरला में शुरू हुआ था, श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट जो था। चलिए, उसी तरह से अगला देखें यहाँ पर, तो इन्हीं के बारे में कविता और साहित्य में देखें तो श्री नारायण जो गुरु थे, इन्होंने कौन सा यहाँ पर मलयालम और संस्कृत भाषा में विविध रचनाएं की थी। इसमें इनमें दैवदशकम, आत्मोपदेश, शतकम तथा आदि प्रमुख थे। इनके माध्यम से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और नैतिकता का अन्वेषण किया गया। समाज सुधार जो कार्य थे, इन्होंने उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हुए वंचितों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की, जो शिक्षा के उस जातियों तक सीमित रखते हैं। उन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए जहां सभी जातियों के लिए प्रवेश खुला था, सभी जातियों के लिए क्या था, प्रवेश खुला था। यहाँ कदम सामाजिक समानता के उनके दृष्टिकोण का प्रतीक था। उन्होंने 1924 में सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया था। तो इस तरह के इन्होंने जो निचली जाति जिनको माना जाता था, उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। इजावा कास्ट के लिए इन्होंने काम किया था। विपिन चंद्र पाल की अगर बात करें यहाँ पर, ये भी एक महान व्यक्तित्व थे, महान समाज सुधारक थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने बहुत सारा किताब भी लिखा है, आप सभी जानते हैं इनको। एक गरम दल का जो नेता था, आप जानते हैं, जो ट्रायो हम सब दिखते, गरम दल के जो 3 नेता जिनको माना जाता है, बिपिन चंद्र लाल पाल बाल लाल पाल। तो इन बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और कौन थे बताइए, लाल लाजपत राय। तो पूरे देश में विपिन चंद्र पाल को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। वे प्रख्यात सेनानी एवं राष्ट्रवादी नेता भी थे। विपिन चंद्र पाल के बारे में देखें तो सिलहट, अब बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ था। वे 3 महा उपग्रंथी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों के तिकड़ी में से एक थे। इस तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता, तकड़ी को। इस तिकड़ी में शामिल अन्य 2 स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे। ये चीज आपको ध्यान रखना। प्रमुख योगदान क्या था, तो स्वदेशी और स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की अवधारणाओं से लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के हिंदू राष्ट्रवाद की जगह समग्र देशभक्ति का प्रचार किया था। विपिन जी को वंदे मातरम राजद्रोह मामले में 6 माह की जेल की सजा भी हुई थी। उन्होंने बंगाल वैष्णववाद दर्शन पर पुस्तकें लिखी थी। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो उनके द्वारा लिखी गई, वंदे मातरम दैनिक, एक न्यू इंडिया साप्ताहिक जर्नल था, हिंदी रिव्यू मासिक था। तो ये मतलब कि महीने में, ये सप्ताह में, और ये दैनिक रोज का एक न्यूज़पेपर था, वंदे मातरम। फिर अगर अगला देखें, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगर हम श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर याद किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनका जन्म 1857 में आधुनिक गुजरात में हुआ था। इन्होंने योगदान किया था लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की इन्होंने स्थापना की थी। श्याम जी से प्रेरित होकर वीर सावरकर भी लंदन में इंडियन हाउस के सदस्य बने थे। उन्होंने द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आजादी का प्रचार भी किया था। यह मासिक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में आपको प्रकाश, ये याद रखना, अंग्रेजी भाषा में था, मासिक था, महीने में एक बार आता था। श्याम जी बंबई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने थे, दयानंद सरस्वती के प्रशंसक थे। 1905 में इनर टेम्पल नामक एक संस्था में उन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया था। इस वजह से इनर टेम्पल में उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। आलोचना का सामना करते हुए श्याम जी ने अपने केंद्र इंग्लैंड से बदलकर पेरिस कर लिया और आंदोलन जारी रखा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर मैडम भिकाजी कामा के बारे में अगर देखें तो प्रख्यात
जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मैडम भिकाजी कामा को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में याद किया गया। मैडम जो भिकाजी कामा की बात करें तो वे एक आदर्श क्रांतिकारी थी। उनका संबंध गुजरात राज्य के निवाड़ी जिले से था। वे विदेशी में भारतीय स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। वे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में क्या है, लोकप्रिय है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उनका जो प्रमुख योगदान था हमारे समाज हमारे देश के लिए क्या था कि वो मत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए वंदे मातरम पत्रिका का पेरिस में संस्करण शुरू किया था। तो राष्ट्रीय और वंदे मातरम इनके द्वारा भी यहाँ पर लिखा गया, जो कि पेरिस में इन्होंने यहाँ काम किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी हासिल किया था। 1905 में उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की सह स्थापना की थी। संगठन को भारत मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 22 अगस्त 1907 को उन्होंने स्टटगार्ट, जो कि जर्मनी में एक जगह है दोस्तों, यहाँ पर पहली बार विदेशी धरती पर जो भारतीय ध्वज को फहराया गया था, झंडा को फहराया गया था, वो हमारे मैडम भिकाजी कामा के द्वारा ही फहराया गया था। तो फहराया गया झंडा कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप में डिजाइन किया गया था। फिर अगर अगला देखें श्री अरविंदो घोष के बारे में, तो प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो की उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अरविंदो घोष का जन्म जो था वो 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रवादी कवि, दार्शनिक और योगी व्यक्ति थे। अगर प्रमुख योगदान देखें तो वो युवा क्लब अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे अलीपुर जो बॉम्ब केस हुआ था उसके सिलसिले में उनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उनका संबंध युगांतर, वंदे मातरम और कर्मयोगी जैसी पत्रिकाओं में था। प्लस देखें तो 1926 में पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। जब जेल से इन्होंने छूटे थे तो फिर ये जाके पूरे आश्रम के मतलब आश्रम का स्थापना भी उन्होंने किया था। ये संत बन गए थे। उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर बल दिया। एकात्म योग प्रणाली की संकल्पना प्रस्तुत की। पुस्तकें देखें तो द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसे ऑन गीता, द एसे ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। फिर अगर तारकनाथ दास के बारे में बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों देश में तारकनाथ दास की जयंती मनाई गई। देश में तारकनाथ दास की जयंती मनाई गई। श्री तारकनाथ दास 15 जून 1884 से 22 दिसंबर 1958 के बारे में देखें। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले में हुआ था। वे एक पत्रकार, शिक्षक और लोकोपकारी व्यक्ति और क्रांतिकारी थे। मुख्य योगदान उनका क्या था? 1903 में वे क्रांतिकारी संगठन के अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता के सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश विरोधी अखबार की फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन भी शुरू किया था। 1913 में वे गदर आंदोलन से जुड़ गए थे। तारकनाथ दास वे गदर आंदोलन से जुड़े थे, जो कि सैन फ्रांसिस्को में चलता था, अमेरिका में। शैक्षणिक, अगर यहाँ 1917 में उन्होंने भारत जर्मनी षड्यंत्र मामले में उनको फंसाया गया था। शैक्षणिक गतिविधियों का प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 1935 में तारकनाथ दास फाउंडेशन की स्थापना भी की गई थी। तो ये सब सारी जानकारी आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम देखें दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो टोटल यहाँ पर पर्सनैलिटीज है, टोटल जो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ये पूरा आपको कितना दिया गया? 36 है। तो अभी हम कितने नंबर पर हैं इस तरह से हम देख लेंगे, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर अभी हम कितने पर हैं यहाँ पर, तो ये सारे मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सारे जो व्यक्तित्व है, जो सारे जो महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे समाज सुधारक है, तो ये सब आपको सवाल एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए इस सारे सवाल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग कहाँ तक अभी रहने थे? सर अरविंदो घोष तक, तारकनाथ तक हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ लिया। अगला देखें तो ये लास्ट हम देख लेते, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में आगे देखेंगे। तो ये कौन थे? हमारे वलियन्नम अलोकनाथ चिदम्बरम पिल्लाई थे। वलियन्नम अलोकनाथ चिदम्बरम पिल्लाई जो थे 5 सितंबर 1872 से 1936, इन्हें लोकप्रिय रूप में क्या कप्पल लोटिया तमिलन, जहाज चलाने वाले तमिलियन और क्या था सेक्की जुत्था थंबनेल्स आयल प्रेस के कष्ट सहने वाले विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। वे 1906 में स्वदेशी जलायन चलाने वाले भारतीय थे। वे लोकमान्य तिलक के शिष्य थे। वे श्रमिक कल्याण के प्रति काफी सजग रहते थे। तूतीकोरिन कोरल मिल्स हड़ताल में भी हिस्सा लिया था। साहित्यिक कृतियां मेयारम, मेयारिवु, तिरुकुर्रल पर एक भाष्य और तमिल व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ तोलक्का पीएम को का संकलन, ये सब सारा किताब उन्होंने लिखा था। तो चलिए ये सब जो जानकारी है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रहते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, बोल सकते हैं कि जो हमारा अगला जो हमारा जानकारी होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि स्काई अकेडमी 360 पर ये सारा कोर्स आपको क्या मिल जाएगा। और ये स्काई अकेडमी 360 पर आपको ये जो करंट अफेयर्स का कोर्स है इसी पर चलेगा, और सारी जानकारी आपको मिलेगी। और जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सारे तथ्य है जो आपको पूछा जाता है, समसामयिक विषय है, जो करंट अफेयर्स है,
तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360। और बाकी जो आप देखेंगे तो ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हमने हिस्ट्री का अलग से सब सारा लेक्चर हमने क्या किया है आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत ही कम शुल्क में आपको वो दिया जाता है। एक मतलब अफोर्डेबल है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन का जो खर्च होता है उस खर्च के अनुसार उसको उस दाम को रखा गया, क्योंकि यहाँ जो स्टाफ हैं जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनका भी एक जीवन यापन आपको चले, इसलिए उतना भी खर्च आपको दिया लिया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम है, मतलब और मुताबिक देखें तो बहुत कम है। तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए दोस्तों, इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।